अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे नेल्सन्स सेल के बारे में, जिसको डायाफ्राम सेल भी कहते हैं। और ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इसमें इस्तेमाल होता है। उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है और उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड कमर्शियली तैयार किया जाता है। इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो आज हम लोगों ने बेटा पढ़ना है नेल्सन्स सेल के बारे में। नेल्सन्स सेल, नेल्सन सेल का बेटा दूसरा नाम डायाफ्राम सेल भी है। डायाफ्राम सेल, ठीक है जी। और ये है क्या? ये कमर्शियल मेथड है, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। और इस सेल में भी, इस सेल की क्या ख़ास बात है? पहली बात ये भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर बेटा जो होती है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी से हम केमिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट करते हैं या उससे हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। और ये केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है? ये केमिकल रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है, विच इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। क्योंकि स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जो होते हैं वो गैल्वानिक सेल के अंदर होते हैं, वोल्टेक सेल में होते हैं, जिनसे बिजली पैदा हो रही होती है। जैसे यूपीएस की बैटरी है, ठीक है, जैसे घड़ियों के सेल वगैरह हैं। तो ये बेटा गैल्वानिक सेल्स कहलाते हैं। इनमें केमिकल रिएक्शन से बिजली पैदा हो रही होती है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं इनमें बिजली की मदद से केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। तो बेटा इसकी पहले तो आप कंस्ट्रक्शन समझ लें। कंस्ट्रक्शन क्या होगी? कंस्ट्रक्शन में इसकी अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन के एतबार से सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट, इसका इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का। ये तकरीबन 10% होता है। कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को बेटा ब्राइन बोलते हैं, ठीक होगा। अगर डाइल्यूट NaCl उसे सेलाइन, ठीक होगी बात, सॉल्यूशन होता है वो। एक कंसनट्रेटेड अगर NaCl हो तो उसको ब्राइन बोला जाता है। तो ब्राइन की बेटा इलेक्ट्रोलिसिस होगी और इस इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोडक्ट क्या बनेगी? कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे तो हो गया हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद इसमें जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट ब्लॉक होता है। ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है। ग्रेफाइट का ब्लॉक होगा जो एनोड के तौर पे यूज़ हो रहा होगा। कैथोड के तौर पे जो यूज़ हो रहा होता है वो यूज़ हो रही थी स्टील लाइनिंग होती है। और इसमें बेटा डायाफ्राम के तौर पे एस्बेस्टास इस्तेमाल की जाती है। एस्बेस्टास इसमें इस्तेमाल होती है, शीट या एस्बेस्टास पेपर इस्तेमाल होता है, जो कि डायाफ्राम के तौर पर, सेपरेशन के तौर पर इस्तेमाल, एक झिल्ली के तौर पे। बायो स्टूडेंट्स को पता है डायाफ्राम बेटा झिल्ली एक होती है जो थोरेसिक और एब्डोमिनल लेयर को, रीजन को एक दूसरे से अलग करके। तो डायाफ्राम बेटा उन लेयर्स को बोलते हैं जो एक रीजन को दूसरे रीजन से सेपरेट कर रही होती है। तो एस्बेस्टास डायाफ्राम के तौर पे यूज़ कर रहा होता है। और ये डायाफ्राम बेसिकली एनोड कंपार्टमेंट को कैथोड कंपार्टमेंट से सेपरेट कर रहा होता है। अब अगर इसकी एक तस्वीर सी बना लें समझने के लिए कि ये है क्या चीज़, तो बेटा ये एक सिलेंड्रिकल सा, बल्कि इसे ओब्लॉन्ग ये शेप में होगा, स्टील लाइनिंग होती है। और इसके बाद ये इसमें एक यू शेप स्टील ट्यूब होती है। ये सिलेंड्रिकल फॉर्म है बेसिकली, ठीक है जी।
और ये जो स्टील की ट्यूब होती है बेटा ये परफोरेटेड होती है, इसमें परफोरेशंस होती हैं। ये बेटा परफोरेशन है स्टील लाइनिंग के अंदर, ठीक होगी बात जनाब। और इसके अंदर ये वो एस्बेस्टॉस मैट होती जो लगी होती है। ये बेटा परफोरेटेड स्टील ट्यूब है। ये जनाब एस्बेस्टॉस डायाफ्राम है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर ग्रेफाइट ब्लॉक होगा विच इज़ एनोड ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक एनोड है। और ये साइडों से स्पेशल आउटलेट सी बनी होती है, यहाँ से कैथोड पे हाइड्रोजन बनती है जो यहाँ से निकलती रहती है, हाइड्रोजन गैस निकलती रहती है। याद है ये परफोरेटेड स्टील जो है लाइनिंग ये कैथोड का काम कर रही है, ठीक है, ये कैथोड है। और ये टैंक भी स्टील ही का बना हुआ होता है। यहाँ हम इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं। टू शो दैट कि यहाँ से एनोड पर जो चीज़ बन रही होती है वो यहाँ से आउट हो जाती है। और वो कौन सी चीज़ है, वो क्लोरीन है जो यहाँ पर एनोड पे बनती है और यहाँ से निकलती रहती है। अच्छा, यहाँ पर बेटा एक नीचे हम सिंक शो कर सकते हैं। यहाँ से निकलने वाला लिक्विड जो है वो नीचे इकट्ठा होता रहेगा, नीचे गिरता रहेगा। ये जो एस्बेस्टॉस मैट है बेटा ये एक फ़िल्टर मीडियम का, ये जो ब्लू लाइन है जो एस्बेस्टॉस है ये एक फ़िल्टर होता है, जैसा फ़िल्टर पेपर होता है, फ़िल्टर पेपर लाइक ये एस्बेस्टॉस होता है। ये फ़िल्ट्रेशन मीडियम भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एस्बेस्टॉस को लगाया जाता है। बेसिकली इसकी कंपोजिशन कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, ये एस्बेस्टॉस मैट इसे बोलते हैं। अब बेटा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब ब्राइन इसमें ऐड किया जाता है, ब्राइन इसमें शामिल करते हैं NaCl को, NaCl के कंसेंट एक्वस सोल्यूशन को जब यहाँ ऐड करते हैं तो इसका लेवल यहाँ पर थोड़ा सा हाई रखा जाता है। स्टील लाइनिंग से कैथोड से उसके लेवल को थोड़ा सा हाई रखा जाता है। इसकी क्या वजह है, ये वजह अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझें कि एनोड में जब ब्राइन को ऐड करते हैं तो इसको ब्राइन के लेवल को स्टील लाइनिंग से बाहर कैथोड वाले हिस्से से हाई रखा जाता है। अब यहाँ पर रिएक्शंस क्या हो रहे होंगे, पहले तो आप ये समझें। वर्किंग, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अगर मैं यहाँ पर वर्किंग की हेडिंग बनाऊँ, वर्किंग क्या हो रही है, वर्किंग सिंपली बेटा इसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन हो रहा है जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो रही है बेटा, एनोड पे एट एनोड क्लोराइड आइंस आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं और क्लोरीन गैस बनती है, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ये एनोड में क्लोराइड आइन जो है यहाँ पर एज ए क्लोरीन गैस बन के यहाँ से निकलते रहेंगे। जबकि बाहर कैथोड पर जिस वक्त ये डेफिनेटली यहाँ से फ़िल्टर हो के ये सोल्यूशन कैथोड लाइनिंग पे जाता रहेगा। यहाँ पर कैथोड पे वाटर की रिडक्शन होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दूँ और इधर 2 इलेक्ट्रॉन शो कर दूँ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन पानी गेन करके पानी की रिडक्शन होती है और हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। ठीक होगी बात जनाब। यहाँ पर बेटा पानी की कैथोड पे पानी की रिडक्शन होगी और पानी की रिडक्शन होने से हाइड्रोजन बनती है। अब इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यह है कि इनफैक्ट अगर आप देखें, मैं इसे ज़रा डिफरेंट थिंग से लिख दूँ कि बेसिकली यहाँ हाइड्रोजन की रिडक्शन हो रही है जो कि हाइड्रोजन गैस बन रही है। अगेन यहाँ पे कंपटीशन है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट है, जबकि यहाँ पर जो सोडियम आइंस हैं
सोडियम आइंस को बैलेंस इक्वेशन के साथ ही चलें अगर लिख दें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 वोल्ट है, तो ज़ीरो से बहुत नीचे है। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज़ मच ग्रेटर दैन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सोडियम रिड्यूस नहीं हो सकती, ठीक होगी बात। लिहाजा स्टील लाइनिंग पे जब ये पानी ये सोल्यूशन फ़िल्टर होके जाएगा, हालांकि सोल्यूशन के अंदर सोडियम आइंस भी होंगे, ठीक है, लेकिन वो सोडियम इस लाइनिंग पे आके रिड्यूस नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं रिड्यूस हो सकेगा? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन की मौजूद पानी में जो हाइड्रोजन मौजूद है, रिडक्शन के नतीजे में जो हाइड्रोजन बननी है, इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज़ मच ग्रेटर दैन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। सो इन दी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सोडियम आइन विल नॉट रिड्यूस, और हाइड्रोजन आइन रिड्यूस होंगे, हाइड्रोजन बनेगी, इस नतीजे में हाइड्रोक्सल आइन बनेंगे, ठीक होगी बात। नाउ सेकंड थिंग, ये जो हाइड्रोक्सल आइन स्टील लाइनिंग पे बनेंगे, ये यहाँ से अगर वापस फ़िल्टर होके दोबारा से एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ये अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक होगी बात। लेकिन ये जो हाइड्रोक्सल आइन होंगे इनको वापस एनोड की तरफ जाने से रोकना है, क्योंकि हाइड्रोक्सल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोराइड से ज़्यादा है और ये वहाँ पे जाके रिएक्शन को ख़राब कर देगा। अब इस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, वही जो मैंने आपको बताया कि इस लेवल को अप रखा जाता है, यहाँ पर जो लेवल ऑफ ब्राइन इसको अप रखा जाता है, ताकि जब ये पानी फ़िल्टर हो तो फ़िल्टर हो के अंदर वाले पानी के प्रेशर की वजह से ये नीचे कोई गिरेगा, सिंक में ही गिरेगा, ये वापस अपलिफ्ट नहीं जा सकता। अगर स्टील लाइनिंग के बराबर हो आ जाएगा लेवल, तो बेटा स्टील लाइनिंग से हाइड्रोक्सल आइन उस लेवल की तरफ से दोबारा वापस अंदर को जा सकेंगे। लेकिन ये लेवल जब अप रखा जाता है तो स्टील लाइनिंग पे जो पानी निकल के जा रहा होता है वो पानी नीचे कोई गिरता है, ऊपर वापस नहीं आ सकता। इसको समझाने के लिए बेटा एक सिंपल सी डायग्राम और बनाई गई है आपको इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद बेहतर करने के लिए। ये फ़र्ज़ करें हमारे पास एक सिंपल डायग्राम हमने बना ली है इसको समझने के लिए, और ये जो ब्लू एस्बेस्टास है मैं इसको ब्लू से ही बना देता हूँ। फ़र्ज़ करें ये एस्बेस्टास की लाइनिंग है, ठीक होगी बात। बुक ने क्योंकि एक ही बनाया तो बेटा मैं भी एक ही बना देता हूँ, अदरवाइज़ मैं इधर भी एस्बेस्टास बना देता तो बात ज़रा मज़ीद समझ आ जानी। अब बेटा ये बाहर ये एस्बेस्टास है, एस्बेस्टास के अंदर की तरफ ये कैथो एनोड है, ग्रेफाइट रॉड जो है ये एनोड है, और बाहर ये जो स्टील लाइनिंग है ये बाहर हम इसको स्टील को कैथोड कह देते हैं। यहाँ पे कैथोड है, ये कैथोड है और ये एनोड है। अब बेटा कैथोड में क्या है, एनोड में जो लेवल ऑफ सॉल्यूशन है वो हाई है और कैथोड वाली साइड पे लेवल ऑफ सॉल्यूशन जो है वो लो है। अब यहाँ इनर साइड पे सोडियम आइंस मौजूद हैं, डेफिनेटली क्लोराइड आइंस मौजूद हैं, पानी मौजूद है, ठीक है। अब ये फ़िल्टर होके बाहर आते हैं, डेफिनेटली इस तरह से फ़िल्टर होकर इधर आएंगे, उधर से भी फ़िल्टर होकर बाहर निकलेंगे। लेकिन बुक ने बेटा क्योंकि एक साइड बनाई तो मैं एक साइड बनाई हुई है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर भी ये एस्बेस्टास मैट शो कर सकते हैं। ये डायाफ्राम है ब्लू कलर का, ये एनोड और बाहर की जानिब कैथोड है। अब बेटा यहाँ से फ़िल्टर होके डेफिनेटली सोडियम आइन भी इधर आएंगे, क्लोराइड आइंस भी इधर आएंगे, और पानी की रिडक्शन होने के नतीजे में यहाँ पर हाइड्रोक्सल आइंस भी बनेंगे। अब ये जो हाइड्रोक्सल आइंस हैं ये क्योंकि ये लेवल हाई है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, ये लेवल नीचे है लिक्विड का, तो ये नीचे कोई सिंक में ही गिरेंगे, ये यहाँ से नीचे सिंक में गिरते हैं। नतीजा क्या होगा बेटा, सिंक के अंदर जो सोल्यूशन नीचे इकट्ठा हो रहा होगा उसमें सोडियम आइंस भी होंगे, ढेर सारा पानी भी होगा, क्लोराइड आइंस भी होंगे और हाइड्रोक्सल आइंस भी होंगे। तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, बैलेंस करने के लिए मैं एक और सोडियम आइन भी बना दूं और पानी मैंने बना दिया है, तो बेटा सिंक के अंदर पानी के अंदर बहुत सारा सोडियम क्लोराइड भी मौजूद है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मौजूद है, क्योंकि जो फ़िल्टर हो के नीचे गिर रहा है यहाँ से फ्री इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ वैसे भी नीचे गिरता रहेगा NaCl का सोल्यूशन, और कुछ NaOH बनना शुरू हो गया है, ये नीचे एक मिक्सर हासिल हो जाएगा।
अच्छा, इस मिक्सचर में तकरीबन 16% NaCl और जस्ट 11% NaOH होता है इस सोल्यूशन के अंदर, इस पानी, इसमें जो सिंक में नीचे हासिल हो रहा है, सिंक में जो नीचे हासिल हो रहा है इसके अंदर बेटा अभी भी NaCl ज़्यादा है और NaOH थोड़ा है। अब क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन द एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड। हम इस सोल्यूशन को इवेपोरेट करवाएंगे, इवेपोरेशन होगी बाय हीटिंग, क्योंकि खुद इसे रख देंगे तो बहुत देर लगेगी इवेपोरेट होने में, हम इसे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बना लेंगे। जब इतने एक्सेस ऑफ वाटर में दोनों ही सॉल्युबल हैं, NaCl भी सॉल्युबल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्युबल है, जब बेटा पानी इवेपोरेट होकर उड़ जाएगा, थोड़ा सा पानी रह जाएगा, तो अब कंपटीशन शुरू हो जाएगा कि क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड डिज़ोल्व होगा कि NaCl। तो कॉमन आयन इफेक्ट में बेटा आपको याद होगा, आपने पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी प्रेजेंस में वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन सप्रेस हो जाती है। सो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन को सप्रेस कर देगा और NaCl क्रिस्टलाइज आउट होना शुरू हो जाएगा। NaCl जी क्रिस्टल्स बन जाएंगे जिसको हम फिल्टर कर लेंगे। अब फिल्टर करने के बाद जो सोल्यूशन बचेगा, फाइनली जो सोल्यूशन बचेगा हमारे पास यहाँ पर, ये 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और इसमें जस्ट 1% NaCl एज इम्प्योरिटी मौजूद होता है। और ये कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ये कमर्शियल लेवल की प्रिपरेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। दोबारा इस बात समझ लें कि बेटा जब यहाँ से फिल्ट्रेशन के बाद हासिल होगा तो मिक्सर में NaCl, और बल्कि NaCl उस मिक्सर में ज़्यादा होगा, हम उसको इवेपोरेट करवाएंगे, बहुत सारा पानी उड़ के जब वो थोड़ा पानी रह जाएगा, अब इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में कंपटीशन है। दिस इज स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है तो ये आयोनाइज्ड रहेगा, ये उसमें सॉल्युबल रहेगा, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट को ये, क्योंकि बोथ हैव कॉमन आइन, सोडियम आइन आर कॉमन, तो कॉमन आइन इफेक्ट की वजह से ये क्रिस्टलाइज होकर NaCl अलहदा हो जाएगी, इसकी क्रिस्टल्स बन जाएंगे, हम इन क्रिस्टल्स को फिल्टर करके अलहदा कर लेंगे और रिमेनिंग 50% मिक्सर सोडियम हाइड्रोक्साइड का हासिल होगा। ठीक होगी बात। यहाँ पर जो दो प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम तो आपको मैंने बता दिया था कि सोडियम अगर हाइड्रोक्सल आइन वापस चले जाएंगे तो मीडियम ख़राब होगा। ठीक होगी बात। तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम हाइड्रोक्सल आइन की ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए लेवल ऑफ ब्राइन इज़ केप्ट हाई इन एनोड कंपार्टमेंट, ये एक बात हो गई। ठीक होगी बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर ये चले जाएंगे तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे तो इनके ऑक्सीडाइज होने के नतीजे में पानी और ऑक्सीजन बनेगी। अगर इसको दो शो कर दें तो हाइड्रोक्सल के ऑक्सीडाइज होने के नतीजे में पानी और ऑक्सीजन बनेगी। अगर मैं इस इक्वेशन को भी एक्सपेंड करके लिख दूं तो बेटा दो हाइड्रोक्सल आइन ये चीज़ बन जाएगी। ठीक होगी बात। हाइड्रोक्सल से कम्बिनेशन होगा तो ये H2O बन जाएगा और साथ हाफ O2 बन जाए, ऑक्सीजन बनेगी। और सर्टनली जब ये ऑक्सीजन यहाँ पर एनोड में बनेगी तो ये ऑक्सीजन ऊपर क्लोरीन के साथ साथ इकट्ठी होगी, क्लोरीन को कंटामिनेट करेगी, उसको इम्प्योर कर देगी। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं होंगे अगर हाइड्रोक्सल वापस चला जाएगा। ठीक होगी बात। तो हाइड्रोक्सल के वापसी, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोक्सल को रोकने के लिए कि हाइड्रोक्सल दोबारा से एनोड तक ना जा सके, लेवल ऑफ ब्राइन इज़ केप्ट हाई, कॉन्स्टेंटली ये हाई रहता है, ताकि हाइड्रोक्सल जो स्टील लाइनिंग में बन रहे हैं, इस तरफ वाली स्टील लाइनिंग मैंने शो की, इस तरफ वाली नहीं शो की, यहाँ पे जो बनेंगे वो नीचे को गिरेंगे, इस सिंक में गिरेंगे। यहाँ पर NaCl और NaOH का एक मिक्सचर बन जाएगा, फिर उसको कंसनट्रेट करके हम NaOH को अलहदा कर, तो इस तरह से कास्टिक सोडा तैयार होता है। तो बेटा हमारे पास कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कास्टिक सोडा का, नेल्सन सेल जिसे डायफ्राम सेल कहते हैं, और इसमें सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शन भी मैंने आपको बताई है, तस्वीर, इसकी वर्किंग इक्वेशन और जो तरीकाकार है आपको समझा दिया। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।